मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रभा साव, व्याख्याता गणित शासकीय हाई स्कूल स्याही मुड़ी से। आज हम अध्याय 1 गणित का इतिहास से तात्पर्य गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित विषय पर किन किन गणितज्ञों द्वारा क्या क्या योगदान किया गया है और किस प्रकार की रचना और यह गणित की विभिन्न शाखाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भाग 1 गणित का इतिहास। गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ, यह ठीक ठीक बता पाना कठिन है। जिन्हें हम सबसे पुराने लिखित दस्तावेज मानते हैं, इनमें भी बहुत पहले के कुछ ऐसे चित्र और संकेत मिले हैं जो मूल गणित के कुछ ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकरे चट्टानों की खोज की, जिसे खुरच कर बनाया गया था और यह पैटर्न ज्यामितीय आकार के दिखाई पड़ते हैं। कांगो में नील नदी के पास मिली इसांगो अस्थि के बारे में धारणा यह है कि यह अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला का सबसे पुराना ज्ञात प्रदर्शन है। इसी प्रकार उत्तर भारत की सिंधु घाटी सभ्यता ने समान वजन और मापन की प्रणाली का विकास किया है। एक आश्चर्यजनक रूप से उन्नत ईंट तकनीक जिसमें अनुपात का प्रयोग किया गया का प्रमाण यहाँ मिलता है। यहाँ समकोण पर बनाई गई गल्लियाँ कई ज्यामितीय आकारों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, वृत्त, त्रिभुज का मिलना यह संकेत देता है कि उस समय के लोगों का गणित बहुत विकसित था। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया है। कुछ संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। गणित की विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें से एक है अंकगणित। अंकगणित गणित की प्रमुख शाखा है। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। अंकगणित का आधार अंक प्रणाली है, जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ? शून्य की संकल्पना वेदों में भी निहित है। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40/मंत्र 17 इस ऋचा में खम शब्द का प्रयोग हुआ है। खम शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य से भी होता है। यजुर्वेद के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों या ज्योतिष ग्रंथों में खम को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। स्थानीय मान भी हम पढ़े हैं प्राइमरी स्कूल में। क्या होता है स्थानीय मान? किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान देने के कारण यह अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है। दशमलव पद्धति का आधार 10 है, इसी कारण इसे दशमिक या दशमलव प्रणाली भी कहते हैं। अर्थात किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक अंकीय मान और एक स्थानीय मान देने के कारण यह मान स्थानीय मान कहलाता है। यजुर्वेद संहिता में और गणितीय अंकों को किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है देखते हैं। रामायण तथा उसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर 10 की घात 53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे न्यूनतम 10 की घात 11, उत्संग 10 की घात 21, हेतुहिलम 10 की घात 31, नित्रवाद्यम 10 की घात 41, तलक्षणा 10 की घात 53। एक दूसरी शाखा है गणित की बीजगणित। बीजगणित तथा अंकगणित में संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक समानताएं हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अंकगणित में व्यक्त ज्ञात राशि की बात की जाती है, जबकि बीजगणित में अव्यक्त अज्ञात राशि की बात कही जाती है। अव्यक्त राशि से तात्पर्य उस राशि से है जिनका मान प्रारंभ में ज्ञात ना हो। इसे बीज राशि भी कहते हैं, इसलिए इसे अव्यक्त गणित को हम बीजगणित भी कहते हैं। रेखा गणित। भारतीय गणित की इतिहास पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि अपने देश में वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव पड़ गई थी।
वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में सुल्भ सूत्रों के रूप में मिलती है। वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को सुल्भ कहा जाता है। सूत्र का अर्थ है जानकारी को संक्षिप्तम रूप में प्रस्तुत करना। सुल्भ सूत्र उनके रचयिताओं बोधायन, आपिस्तम, कात्यायन, मानव, मित्रायण आदि के नाम से जाने जाते हैं। सुल्भ सूत्रों में विभिन्न ज्यामितीय आकारों को वेदियाँ बनाने का वर्णन है, जैसे गरुड़ वेदी, कूर्म वेदी, श्रीयंत्र। ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महावीर आदि गणितज्ञों ने भी अपने उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। आइए अब हम देखें कि बोधायन प्रमेय क्या है। बोधायन प्रमेय जिसे हम कह रहे हैं, इसकी रचना बोधायन पाइथागोरस ने की थी। पूरा नाम था उनका बोधायन पाइथागोरस, इसलिए हम इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हैं और इसे सुल्भ सूत्र या सुल्भ प्रमेय भी कहा जाता है। बोधायन प्रमेय एक दीर्घ चतुरस्रस्य अक्षणनीय रज्जु पार्श्वमानी तिर्यकमानी च यत्र पृथक भूते कुरुतः तत्उभयम करोति, अर्थात एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि आयत के विकर्ण पर बना जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा और शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों को जोड़ने पर विकर्ण पर बने क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आएगा आंसर। पाई का भारतीय इतिहास अर्थात कि पाई के मान को अलग अलग गणितज्ञों ने कैसे इसका मान की रचना की थी। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमित मान निकाला था। कैसे निकाला था? 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और उसमें 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप होगा, अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि पर 62,832 का भाग करने पर पाई का मान आएगा 3.1416, जो दशमलव के 4 स्थानों तक आज भी सही है। अर्थात पाई की वैल्यू हम परिधि बटे व्यास कह सकते हैं, व्यास से निकाला जा सकता है। एक दूसरे वैज्ञानिक से स्वामी श्री कृष्ण तीर्थ गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई की वैल्यू इस प्रकार बताई। पाई/10 का मान से विदित अनुष्टप छंद से तथा वर्णमाला की कुट भाषा में दिया गया है। स्वामी जी के अनुसार इस छंद के 3 उपयुक्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहले अर्थ में तो यह भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति है, दूसरे अर्थ में भगवान शंकर की स्तुति है तथा तीसरे अर्थ में पाई/10 का मान दशमलव के 32 स्थान तक है। इन पाई/10 बराबर इन्होंने 0.314159 ऐसे करके 32 स्थानों तक बताया। इन्होंने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की है जिसमें 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र है। श्री रामानुजन ने इस प्रकार बताया पाई के वैल्यू को। रामानुजन का यूरोप में जो पहला शोध निबंध प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकटन मान। उन्होंने पाई के सन्निकटन मान के लिए कई सूत्रों की खोज भी की थी। गणित की एक और शाखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। यह गणित की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल शास्त्र भी इसका त्रिकोणमिति का उपयोग ग्रहों के स्थान की गणना के लिए करते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त आदि का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने अभी तक गणित की उत्पत्ति कैसे हुई और विभिन्न गणितज्ञों ने गणित के विकास के लिए क्या क्या योगदान दिया यह जाने सीखे और गणित की विभिन्न शाखाओं के बारे में चर्चा की। आइए हम एक टॉपिक लेते हैं बीजांक। बीजांक क्या है?
किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यह अंक ही उसका बीजांक कहलाता है। अर्थात किसी भी संख्या के अंकों को हम तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि उस संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक में हमें प्राप्त नहीं हो जाता। जैसे 10 का बीजांक हम निकालेंगे तो 1 और 0 को जोड़ने पर आएगा 1 अंक प्राप्त हुआ, अर्थात इसका बीजांक 1 होगा। इसी प्रकार 321 का बीजांक होगा 3, इसमें 3 अंक हैं, 3, 2, 1, तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 6, और 6 एक अंक है, अर्थात इसका बीजांक 6 होगा। 78 को जब हम जोड़ेंगे 78 में 7 और 8 को तो मिलेगा 15, यह 2 अंक में प्राप्त हुआ तो इसको हम फिर से जोड़ेंगे तो 1 धन 5 करने पर आएगा 6, अर्थात 78 का बीजांक 6 होगा। थैंक यू।